कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना चाहूँगा कि ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि एसटीईटी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए जो टेस्ट नंबर 3 है उसमें सारे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आप एसटीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सबको मालूम होगा कि जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होने वाली है एसटीईटी की वो ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। इसी चीज़ को देखते हुए हमारी वेबसाइट, हमारी संस्थान ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का अरेंजमेंट किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप एसटीईटी के लिए सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें और डेमो टेस्ट दें, और टेस्ट अच्छा लगे तो इसे परचेज भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, दैट मीन्स व्हिच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखें जो है हमारा चांदी यानी कि जो सिल्वर होते हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे कंडक्टर के तौर पे माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मीय धारिता अधिक है। ऊष्मीय धारिता मतलब बोले तो हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जल का बहुत ज्यादा होता है। यही कारण है कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें कि जब आप देखोगे कि गर्म करोगे जल को, पानी को जब आप हीट करोगे तो ये बहुत टाइम तक गर्म रहता है। मतलब अगर किसी अन्य धातु को गर्म करो, जैसे आयरन को आप हीट कर दोगे तो थोड़े टाइम ये गर्म रहते हैं पर धीरे धीरे ये ठंडा हो जाते हैं, लेकिन जल को आप जब गर्म करोगे तो ये बहुत टाइम तक हीट रहता है। दैट मीन्स जो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है वो सबसे मैक्सिमम होते हैं। इसका वैल्यू आप ध्यान रखें 4200 जूल पर केल्विन, ऐसा कुछ करके इसका हीट कैपेसिटी होता है। आइस का 2100 होता है, ठीक है। आइस का जो होता है बर्फ उसका 2100 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वाला उत्पन्न होती है या पैदा होती है। ओके, तो इसका ऑप्शन है हमारा, एक पहला है भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरणें, ये सभी। तो याद रखें ये भाप होता है ना, भाप जो होते हैं, जो वेपर होते हैं वो सबसे ज्यादा ज्वाला पैदा करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। एक्चुअली इस जो ये नंबर है 53, 54 ये हमारे एक्सेल सीट में ऑलरेडी ऐसे ही नंबर है। टेस्ट का नंबर, टेस्ट पेपर में जो है ना 53 नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें 53 कर रहा हूं। लेकिन आप ओवरऑल देखोगे तो ये टोटल 50 क्वेश्चन है, ठीक है। 53 to 103, दैट मीन्स टोटल 50 क्वेश्चन है इसमें, इस वीडियो लेक्चर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56, निम्नलिखित में किसके द्वारा, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। सर्वोच्च विशिष्ट ऊर्जा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो अगेन क्या है वाटर। वाटर का होगा सबसे ज्यादा, जो कि मैंने बताया भी था 4200 किलोजूल पर केजी पर केल्विन है होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किसी द्रव का उसके क्वथनांक के पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब जो मेल्टिंग जो वो है, मतलब ये बेसिकली जो भाप वाष्प में बदलने की जो क्रिया होती है ना, वो बेसिकली क्या होता है, वाष्पीकरण है ना। वो क्या होता है, वाष्पीकरण। नाम से ही पता चल रहा है वाष्पीकरण, वाष्प में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाएगी, वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, ऊष्मा गतिज के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मा गतिज यानी कि थर्मोडायनेमिक लॉ है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो बेसिकली होता है वो ऊर्जा के लिए होता है, बेसिकली एनर्जी के लिए होता है। इसका फर्स्ट लॉ क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब ऊर्जा को ना ही हम बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं, बस हम उसको एक जगह से दूसरे जगह पे उसको स्थानांतरण कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, यदि किसी स्थान के तापक्रम में सहसा वृद्धि होती है तो उसकी अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है। तो ये बेसिकली कह रहा है कि अगर हम एकाएक टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, अगर हम किसी जगह के एकाएक टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो उसके अपेक्षित रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का इंग्लिश होता है ह्यूमिडिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो ये ध्यान रखें घटती है। ऐसा क्यों होता है, बेसिकली जब हम ह्यूमिडिटी क्या है, ये बेसिकली है अमाउंट ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ वेपर इन
एयर, एयर में जो अमाउंट ऑफ वाटर या नमी जो कहते हैं बेसिकली, तो क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो जो नमी होगी वो वाष्पीकरण हो जाएगा उनका, और वाटर जो होगा उसमें जो एयर में जो वाटर प्रेजेंट होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेपराइज होकर के हट जाएंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएंगे, आर्द्रता कम हो जाएगी, उनके अमाउंट क्या हो जाएंगे एयर में कम हो जाएंगे, नमी जो है घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंग बोले तो साउंड वेव है ना, साउंड वेव की प्रकृति क्या होती है, तो ये बेसिकली अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। बेसिकली इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव इसी को कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। तो ये बेसिकली क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। जो ध्वनि का चाल होता है, स्पीड ऑफ साउंड अधिकतम कब होती है, तो ध्यान रखें ध्वनि की जो चाल होती है वो बेसिकली इस्पात में ज्यादा होती है। ध्यान रखें जो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड में सबसे ज्यादा होते हैं, उसके बाद होते हैं लिक्विड में होते हैं, उसके बाद सबसे कम होते हैं एयर में, है ना, एयर या गैस बोले। तो ये चीज को ध्यान रखें। तो इस्पात क्या होता है, इस्पात बोले तो आयरन हो सकते हैं, कॉपर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, उनका स्पीड ज्यादा होता है। तो स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो इसका जो साउंड जो है ना, साउंड हमेशा इसके लिए मीडियम की जरूरत होती है। ये सारे जितने भी साउंड से रिलेटेड जितने भी हैं ये फिजिक्स के क्वेश्चन, ये इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वीडियो अलग से वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पे पोस्ट कर रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से जाकर के देख लें, तब आपको साउंड और वेव से रिलेटेड किसी भी चीजों में दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलग से वीडियो बनाए गए हैं, आप कंपटीशन हब के चैनल में जाकर के देख सकते हैं। हमारे चैनल में ही फिजिक्स के जो मतलब प्लेलिस्ट हैं उसमें आप जाएंगे तो ये आपको साउंड एंड वेव का वीडियो अलग से मिल जाएगी, आप उसमें देख लेना। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से बन सकते हैं, उसमें सारे डिस्कस किए गए, सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। तो ध्वनि जो है वो बेसिकली क्या है, जो ये जो है ना साउंड, इसके लिए हमेशा मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब मीडियम चाहे वो एयर हो सकता है, गैस हो सकता है, या फिर सॉलिड हो सकते हैं, या फिर लिक्विड हो सकते हैं। बट विदाउट मीडियम जो साउंड है वो कभी ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ऑप्शन क्या है, ए वायु से, ऑप्शन बी है निर्वात से, दैट मींस वैक्यूम, दूसरा है सी स्टील से, जल से। तो ये सॉलिड हो गए, लिक्विड हो गए और ये गैस हो गए। तो निर्वात ही हमारा एक ऑप्शन है जहां पे कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है। दैट मींस यहां पे से साउंड क्रॉस नहीं कर पाएगा, गुजर नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो सबसे ज्यादा स्पीड वाला, जिसका सबसे ज्यादा स्पीड हो साउंड का, तो वो बेसिकली इसका ऑप्शन क्या है, बाघ, है ना। सबसे ज्यादा इसकी स्पीड होती है साउंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग क्या होता है, मैंने अभी तुरंत बताया था, सॉलिड में होता है। तो सॉलिड यहाँ पे क्या है, लोहा है, ये भी लिक्विड, सॉरी ये तो गैस हो गया, ये लिक्विड हो गया, और पारा भी एक टाइप ऑफ लिक्विड होते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, लोहा। दैट मींस ये क्या है, सॉलिड है। सॉलिड सब्सटेंस में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती है। तो ये ध्यान रखें कि जो साउंड वेव है या फिर वेव बेसिकली वो क्या है, टाइप ऑफ एनर्जी है, टाइप ऑफ एनर्जी है ना, एनर्जी टाइप ऑफ एनर्जी है। तो ये ऑब्वियसली ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ध्वनि क्या है, टाइप ऑफ एनर्जी है। दैट मीन्स जितने भी वेव हैं, चाहे ध्वनि साउंड वेव हो या कोई भी वेव हो, वो टाइप ऑफ क्या है, एनर्जी है। एनर्जी का ही एक अलग रूप है। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारा, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिमाण रंग क्या होता है। मतलब इक्वल रेशियो में रेड, ग्रीन और ब्लू को मिलाया जाएगा तो ये बेसिकली व्हाइट, है ना, सफेद रंग बनते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो जो हाइट जो होते हैं वो बेसिकली कम दिखते हैं, या फिर तालाब ही नहीं, जबकि जहां पे भी वाटर है, वाटर देखोगे, जैसे आप बाल्टी में ही वाटर देखोगे तो अंदर का जो सरफेस है ना, आपको ऐसा दिखाई देगा कि जो जितना हाइट एक्चुअल है उससे बहुत थोड़ा कम दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन होता है वाटर का। ये हमेशा ध्यान रखें, जब हम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना, जिस अनदर मीडियम जब देखेंगे तो उससे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के कारण ही हाइट कम होता है। एक्चुअली क्या है, जब टब ऑफ वाटर, जैसे जब हम प्रेजेंट रहते हैं, ये देखना व्यूअर क्या है, एयर में प्रेजेंट है, और वाटर ये है, ये पूरा वाटर है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये मीडियम अलग है, ये एयर मीडियम है, और ये क्या है, वाटर के अंदर लिक्विड मीडियम है। ये मीडियम क्या है, लिक्विड जलीय मीडियम है। तो ये वन मीडियम टू अनदर मीडियम जब हम देखते हैं तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, जिसके कारण उसका जो गहराई है वो कम दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, साबुन में बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किस कारण होते हैं? तो ये ध्यान रखेंगे, प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इंग्लिश में बोले तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण साबुन के बुलबुले चमकीले दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो जो है ये हमारा ऑप्शन जो है, इसमें नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश और हरा प्रकाश किसमें ज्यादा होगा? तो ये ऑप्शन नीला होगा। ऐसा क्यों होता है? तो याद रखें, VVGOR, VBGYOR है ना, रेड जो है ये बेसिकली वेवलेंथ का वो दिया है ना, VVGOR, ये ट्रिक है। जैसे ये इसके लेमडा जो होते हैं सबसे कम होते हैं, इसके ज्यादा होते हैं, इससे उससे भी ज्यादा होते हैं, उससे ज्यादा होते हैं, उससे ज्यादा है। मतलब रेड का जो होता है वेवलेंथ, लेमडा किसको कहते हैं, वेवलेंथ को कहते हैं, है ना। लेमडा जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली वेवलेंथ, वेवलेंथ को कहते हैं, ठीक है, लेमडा। तो जो वॉयलेट कलर है उसके वेवलेंथ सबसे कम होंगे, ब्लू के उससे ज्यादा होंगे, ग्रीन के उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा रेड के होंगे। तो एनर्जी और वेवलेंथ में जो रिलेशन है, E = SC/λ। यहां से देखें कि E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है। इसका क्या मतलब आया कि अगर लेमडा जिसके ज्यादा होंगे, लेमडा जिसके ज्यादा होंगे, एनर्जी उसके कम होंगे। अब यहां देखिए ब्लू का जो ये लेमडा है वो क्या है, रेड से, येलो से और ग्रीन से कम है। बी का जो लेमडा है, मैंने बताया कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेमडा इंक्रीज करता जा रहा है, तो दैट मीन्स ब्लू का सबसे कम है और रेड का सबसे ज्यादा है। तो रेड का लेमडा ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगा, सबसे कम, और ब्लू का लेमडा ज्यादा कम है, सबसे कम है, तो एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन क्या है हमारा, नीला प्रकाश, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ CMYK संबंध रखता है? तो सबसे पहले जानेंगे CMYK होता क्या है। ये बेसिकली टाइप ऑफ कलर मोड है, कलर मोड है। C स्टैंड फॉर CYAN, सीन, एंड M फॉर, C का मतलब यहां पे सीन है, M फॉर मजेंटा, और Y फॉर येलो, और K फॉर थोड़ा अलग है, ये है ब्लैक। तो ये बेसिकली जो है ना, ये एक कलर मोड है ना, जो कि ऑफसेट वगैरह में, ऑफसेट प्रिंटिंग वगैरह में यूज किया जाते हैं, ठीक है। और एक और इसी के टाइप ऑफ कलर होते हैं RGB, ध्यान रखें RGB, उसमें जो होते हैं ये भी टाइप ऑफ क्या है, कलर मोड है। ये दोनों क्या है, टाइप ऑफ कलर मोड, दैट मीन्स CMYB और RGB दोनों कलर मोड है। और जिसमें RGB में क्या होता है, रेड ग्रीन, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू, ये दोनों प्रिंटिंग ऑफसेट वगैरह में जनरली यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली इसका जो ऑप्शन है हमारा 17 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑफसेट प्रिंटिंग में इसका यूज किया जाता है CMYK को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71, जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करेगा? तो ए है ऑप्शन
उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। तो इसको याद रखें, ये अवतल लेंस की तरह काम करता है, जो जल में वायु का बुलबुला, यानी कि जैसे अब वाटर देखते होगे, इसके अंदर से जो अगर सपोज कि ये बुलबुला बाहर निकल रहा है या बुलबुला प्रेजेंट है, तो ये बेसिकली कितना अवतल लेंस के तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। सबसे पहले जानेंगे तरंग ताल होता क्या है। तरंग ताल बेसिकली स्विमिंग पूल को कहते हैं, स्विमिंग पूल जो होते हैं है ना, स्विमिंग पूल को ही बेसिकली क्या कहते हैं, तरंग ताल कहते हैं। तो ध्यान रखें, तरंग ताल के लिए जो बेसिकली प्रकाश का अपवर्तन है ना, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा दिखता है। इसके लिए मैंने अभी डिस्कस कर ही दिया था कि जैसे जब हम मीडियम चेंज करते हैं एयर टू वाटर के अंदर देखते हैं, तो ये बेसिकली अलग मीडियम है, ये एयर मीडियम है और अंदर का क्या है, वाटर मीडियम है। मीडियम चेंज होने के कारण रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, जिसके कारण कि उसका हाइट, उसका जो गहराई है कम दिखता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन अभी प्रीवियस में भी मैंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन है, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो वो बेसिकली काला दिखता है, ये आप जानते भी हैं, ठीक है। वो क्या होता है, काला दिखता है। मूवी वगैरह में देखते होंगे, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह का जब भी सीन दिखता है तो क्या होता है, बैकग्राउंड जितने भी आकाश के सारे चीज होते हैं वो ब्लैक दिखते हैं, ठीक है। अभिबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस बिंदु का प्रयोग, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, सिलेंड्रिकल लेंस, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अवतरित होता है वह है हरा रंग, बैगनी रंग, लाल रंग, नारंगी रंग। तो ये बेसिकली बैगनी रंग, इसको वॉयलेट कलर भी कहते हैं। तो इसको ऐसे याद रखें, VVGYOR, V फॉर वायलेट, V फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड कलर। ये बेसिकली 7 सेगमेंट ऑफ लाइट होते हैं, जो कि कोई भी श्वेत प्रकाश होते हैं वो 7 सेगमेंट ऑफ लाइट से बने होते हैं। तो अवतरित, सबसे अधिक अवतरित कौन होगा, जिसके वेवलेंथ सबसे कम होंगे, वेवलेंथ जिसके सबसे कम होंगे वो ज्यादा डेविएट होगा, है ना, वो ज्यादा डेविएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं का आवेशन किनके कारण स्थानांतरण के किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो आवेशन बेसिकली क्या होता है, चार्ज करना, किसी बॉडी को चार्ज करना। तो चार्ज की बात आए तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन है ना, हमेशा आप ध्यान रखें, जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस होता है, वो ऐसा होता है जिसके कारण ही क्या होता है, कोई बॉडी चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्नलिखित से बनी होती है। अर्धचालक बेसिकली होते क्या है, सेमीकंडक्टर मतलब जो ना कि पूरे के पूरे कंडक्टर हो और जो ना कि पूरे इंसुलेटर हो, यानी कि ऐसा कंडक्टर जो कि मतलब कंडक्टर भी हो और इंसुलेटर की तरह भी हो, यानी कि दोनों समान मात्रा में काम करे। तो वो बेसिक दैट मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि जो ना ही बहुत अच्छा कंडक्टर हो और जो ना ही बहुत अच्छा इंसुलेटर हो, वो बीच के चीज जो होते हैं उसी को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये बेसिकली सिलिकन और जर्मेनियम होते हैं, SI और GE है ना, सिलिकन और जर्मेनियम के बने होते हैं। तो इसमें देखें हमारा ऑप्शन क्या है, पहला है सिलिकन, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, ए करेक्ट। जिरकॉन नहीं होते, जर्मेनियम होते हैं, ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में आंसर है सी, कार्बन तो होते ही नहीं है, तो सिलिकन होते हैं, है ना। ये ध्यान रखें कि जो अर्धचालक होते हैं सेमीकंडक्टर, वो हमेशा क्या होते हैं, सिलिकन या जर्मेनियम के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा किसको कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, और दृष्टि धारा किसको कहते हैं, डायरेक्ट करंट, है ना, AC DC। हम लोग डे टू डे लाइफ में इसको जानते होंगे। AC करंट कौन होते हैं, जो जनरेटर वगैरह से या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में होते हैं, अल्टरनेटिव करंट। और डायरेक्ट करंट जो शुष्क सेल, ये बैटरी वगैरह जो होते हैं, हमारा छोटा सा बैटरी या फिर कोई भी बड़ा सा बैटरी, इस टाइप का बैटरा टाइप का, तो ये बेसिकली DC करंट देते हैं ना, डायरेक्ट करंट, है ना। तो इसको चेंज करने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है, ऑप्शन ए हमारा सही है। और ट्रांसफार्मर का यूज जान लें कि DC टू AC बदलने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, और रेक्टिफायर AC टू DC है ना, AC टू DC बनाने के लिए रेक्टिफायर का यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं, है ना। परमानेंट मैग्नेट किससे बनते हैं, तो ये बेसिकली इस्पात से बनते हैं ना, इस्पात से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो ये जो मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो इसका वेबर होता है, क्या होता है वेबर, उसके यूनिट क्या होते हैं, गॉज होते हैं ना, गॉज। ये इसी से गॉज जो है ना, गॉज लॉ, GAUES, गॉज लॉ भी बेसिकली हम लोग को पढ़ते हैं जब भी आप मैग्नेटिज्म के चैप्टर को आपने 11th 12th या 10th वगैरह में पढ़ा होगा, तो हाँ एक हम गॉज लॉ भी पढ़ते हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह उष्मीय ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, वैद्युत ऊर्जा होती है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें ये रासायनिक ऊर्जा होती है। क्यों? क्योंकि जो बैटरी वगैरह, छोटे से बैटरी को आप जब भी इसको तोड़ोगे या फिर देखोगे तो इसमें या तो एसिड वगैरह होते हैं, या फिर छोटे बैटरी की बात करें जो घड़ी वगैरह या फिर टॉर्च वगैरह में यूज करते हैं, तो उसमें बेसिकली जिंक वगैरह भरे होते हैं, ब्लैक कलर का आप देखते होगे, तो वो क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। दैट मीन्स क्या है कि उसमें जो एनर्जी भी होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, केमिकल एनर्जी ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है। अचुंबकीय बोले तो नॉन मैग्नेटिक, है ना। चुंबकीय मतलब होता है, चुंबकीय मतलब होता है मैग्नेटिक, है ना, और अचुंबकीय मतलब नॉन मैग्नेटिक, जो नॉन मैग्नेटिक हो, मतलब जो जिनको अगर ऐसे सब्सटेंस जिनको हम मैग्नेट के सामने ले जाएं तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो उसको नॉन मैग्नेटिक कहते हैं। तो ऑप्शन है हमारा लोहा तो बेसिकली मैग्नेटिक होता है, निकेल भी मैग्नेटिक होता है, पीतल क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक होते हैं। मतलब अगर पीतल के सामने अगर हम चुंबक, ये तो प्रैक्टिकल भी, आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं अपने घर में। अब पीतल के पास कोई बर्तन, पीतल वगैरह का बर्तन के पास आप मैग्नेट लेके जाना, वो उसमें नहीं चिपकेगा या वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स क्या है, पीतल एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा भौतिक या में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था। चतुर्थ आयाम बोले तो फोर्थ डायमेंशन जो होते हैं ना, फोर्थ डायमेंशन वो बेसिकली आइंस्टीन ने दिए। आइंस्टीन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट थे, बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। मतलब इन्होंने बहुत चीज़ों का आविष्कार किया था, इनफैक्ट ऐसे चीज़ों का भी आविष्कार किया है जिनके बारे में अभी तक लोगों ने उसको, मतलब हम लोग के साइंटिस्ट ने अभी तक उस पर वो अप्रूव भी नहीं किया है। मतलब उनको लगता है कि ऐसा कि ये झूठ बोल रहे हैं, जबकि ये इनका एडवांस इतना एडवांस वो है रिसर्च कि अभी तक मतलब कोई पता भी नहीं कर पाया कि हाँ, जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि एनर्जी को मास में चेंज E=mc², इन्होंने ही दिया था, है ना, ये फॉर्मूला। इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। आइंस्टीन बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, इनके बारे में अगर जानोगे तो बहुत ही मजा आएगा, इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, रडार का आविष्कारक कौन था। तो रडार को जो है ना रॉबर्ट वाटसन ने इसका इन्वेंट किया था। ये सब तो जो डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हमेशा ध्यान रखें, उसको आपको याद करने पड़ेंगे, उसका कोई भी और उपाय नहीं है, ठीक है। जैसे साइंटिस्ट के नेम हो गए या फिर कोई रूल वगैरह है, जैसे नियम वगैरह हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है 85, पोजिस्ट्रॉन की खोज किसने की। पोजिस्ट्रॉन बेसिकली जो है एडरसन ने इसकी खोज की थी, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। पोजिस्ट्रॉन होते क्या है, बेसिकली ये होते हैं इलेक्ट्रॉन के उल्टे, मतलब एंटी इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या कहते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन का उल्टा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास अगर प्लस चार्ज है, प्लस ई चार्ज है, ई तो इसके पास इलेक्ट्रॉन के पास माइनस ई चार्ज है, माइनस ई चार्ज, तो इसके पास क्या होंगे, प्लस ई चार्ज। और प्लस ई चार्ज किसके इक्वल होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होते हैं, -1.6 × 10⁻⁻19, लेकिन इसके पोजिस्ट्रॉन के पास क्या हो गए, 1.6 × 10⁻⁻19। बाकी मास जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के, जितने मास होते हैं उतने ही पोजिस्ट्रॉन के भी मास होते हैं, ठीक है। तो इनको किसने ढूंढा था, ये बेसिकली एडरसन भाई साहब ने इनको इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो चुंबकीय जो सुई होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, वो बेसिकली उत्तर नॉर्थ साइड में घूम जाते हैं। बेसिकली अगर इसको आप प्रैक्टिकली भी करना चाहो तो एक चुंबक को आप रस्सी से स्वतंत्र लटका देना, देखना इसका जो भाग होगा ना वो नॉर्थ साइड में घूम जाएगा। इसी चीज का यूज कंपास वगैरह में भी बनाने में यूज किया जाता है। मैग्नेट मटेरियल को डाला जाता है कंपास में, ताकि वो नॉर्थ के साइड घूम जाते हैं और बाकी साइड जो होते हैं अपने आप वो डिसाइड कर पाते हैं हम लोग कि कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है, कौन सा साउथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।
तो ये बेसिकली एक्सरे किरणें को उत्पन्न करने में किया जाता है। कुलिज नलिका, कुलिज नलिका जो बेसिकली है विलियम कुरिक्स, विलियम WILLIAM विलियम क्रुक्स, विलियम क्रुक्स एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने क्रुक्स लॉ दिया गया था। हिंदी में कुलिज नलिका बेसिकली उसको बोला जाता है जो बेसिकली एक्सरे को फॉर्म करने के लिए किया जाता है। एक्सरे कैसे बनते हैं भाई साहब? तो ये बेसिकली एक्सरे जो है एक कैथोड होते हैं, एनोड होते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन मतलब हाईली इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डिंग किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है एक रे निकलता है टकरा करके, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो ये बेसिकली इसके जो साइंटिस्ट थे वो क्या थे? विलियम क्रुक्स, जो बेसिकली एक्सरे के किरणों को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88, ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर का यूज होता है, और सेमीकंडक्टर बेसिकली सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने होते हैं। तो ऑप्शन क्या है हमारा? ए करेक्ट है, सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो इसमें क्या है ऑप्शन हमारा? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का यूज किए जाते हैं उसको बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन बेसिकली क्या है? एक टाइप ऑफ क्या है? सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ऑप्शन सी करेक्ट है। एक्सरे किरणें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरे किरणें किसको पार नहीं कर पाती है? त्वचा, अस्थि, मांस। अस्थि बेसिकली बोन्स होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये बोन्स को पास नहीं कर पाते हैं एक्सरे किरणें, तभी तो हमारे हड्डी वगैरह में कोई इंजरी होती है या टूट जाते हैं या फिर कोई भी क्रैक वगैरह आ जाते हैं, तो हमें बोला जाता है कि आप एक्सरे करवा लो। एक्सरे में बेसिकली क्या होता है कि जब हम खड़े होते हैं, सपोज कि हमारा लेग्स है और इधर से एक्सरे पास करते हैं, तो ये त्वचा को तो क्रॉस कर जाते हैं, पर इसके बीच में जो हड्डी होते हैं उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इसका इमेज क्या होता है? इस वॉल पे बन जाता है और इस इमेज को हम देख पाते हैं। अगर ये टूटा है, यहां से सपोज कि ये टूट गया, तो इससे तो एक्सरे पास कर जाएंगे, तो इस इमेज पे जो क्या होगा? यहां पे टूटे हुए का निशान आएगा, मतलब एक बीच से क्रॉस का निशान आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये हड्डी यहां से टूटी हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है अस्थि से पास नहीं हो सकती है, बोन्स से एक्सरे किरणें पास नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइक्रोफोन का आविष्कार। माइक्रोफोन बेसिकली जो हम लोग बात करते हैं टेलीफोन, आविष्कार किसे माना जाता है? तो उसे बेसिकली ग्राहम बेल का जो है ना, ग्राहम बेल, इन्होंने इस माइक्रोफोन का सबसे पहले क्या कहते हैं इन्वेंट किया था, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? तो यानी डीसी टू एसी टू डीसी बदलने के लिए हम लोग बेसिकली रिएक्टिफायर का यूज करते हैं। इसमें रिएक्टिफायर एक भी ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, हमारा डी ऑप्शन होगा। अल्टरनेटर क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर जो बेसिक होते हैं उसी को अल्टरनेटर कहते हैं। कंडेंसर क्या होता है? जो फैन वगैरह में लगते हैं। और ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो बेसिकली डीसी को एसी में बदलता है, डीसी को एसी में, ना कि एसी को डीसी में, ठीक है। तो ये हमसे उल्टा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन क्या होते हैं बेसिकली? साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक टाइप ऑफ डिवाइस होते हैं जो कि बेसिकली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और चार्ज पार्टिकल क्या है? बेसिकली प्रोटॉन हो सकते हैं या फिर ड्यूट्रॉन। प्रोटॉन या फिर ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या होते हैं? हाइड्रोजन के ही क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। तो प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है। एक्सेलरेट मतलब उसको त्वरित करने के लिए, है ना, त्वरित करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा, ऑप्शन क्या है हमारा? सी करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94, निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र हैं? डायमेंशन फॉर्मूला किसका सही है? तो जो फोर्स है और दाब, फोर्स क्या होते हैं? बेसिकली mLT पर पावर -2 होते हैं, फोर्स के होते हैं। और प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स में एरिया से डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स L⁻⁻²। तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ L⁻⁻1। तो ये तो गलत ही होंगे, दोनों के सेम नहीं होंगे। भार और बल, भार बेसिकली मास को कहते हैं और फोर्स ये ऑब्वियसली दोनों अलग अलग हैं। आवेग और संवेग, तो आवेग और संवेग इसके भी गलत होते हैं। आवेग इसको बेसिकली किसको? मोमेंटम को कहते, सॉरी, संवेग मोमेंटम को कहते हैं। और आवेग बेसिकली क्या होता है? कुछ भी होता है, बेसिकली ये दोनों का डायमेंशन सेम नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा डी, ऑप्शन डी, कार और ऊर्जा। बेसिकली वर्क जो होते हैं ना,
वर्क और एनर्जी, वर्क ही क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं, और एनर्जी ही क्या है, वर्क है। ठीक है, तो मतलब काम और वर्क दोनों एक ही है, दैट मीन्स वर्क इज ए टाइप ऑफ एनर्जी या एनर्जी इज टाइप ऑफ वर्क। मतलब इसका हमारा जो ऑप्शन है हमारा डी है। तो यानी सेम फिजिकल क्वांटिटी का हमेशा क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। तो यहाँ पे एनर्जी और वर्क क्या है, दोनों सेम होते हैं, सेम है, इसलिए इनके जो है फिजिकल डायमेंशन ये दोनों सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर, तो क्या होता है, जहाज के स्तर पे क्या होता है, तो वो बेसिकली घट जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो सरफेस टेंशन की वजह से, है ना, थोड़ा नीचे आएगा, पहले जितना रहेगा थोड़ा ऊपर आएगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ऑफ जो सी वाटर के जो सरफेस टेंशन होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, बेसिकली ये थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा घटेगा, है ना, थोड़ा नीचे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीकर में पानी का बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल तो बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा, बाद में घटेगा उतना ही रहेगा। तो ये उतना ही रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो जब बीकर की बात करें, अगर इसमें पानी सपोज इतना तो भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें एक आइस का टुकड़ा यहाँ पे तैर रहा है, तो ये बेसिकली जितना आइस है, आइस उतना तो ऑलरेडी अपना जगह ले रखा है इस वाटर में, और ये पिघलने के बाद जो इससे पानी निकल के आएगी वो इस जगह पे, यानी जिस जगह पे आइस है उसी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगी अगेन। तो बेसिकली जो जगह है वो अलग से नया जगह तो वो लेगी नहीं। सपोज कि आइस पिघल के नया जगह ले लेती तो ये इतना लेवल हो जाता, इसका स्तर क्या होता, बढ़ता। लेकिन ये तो ऑलरेडी इस वाटर में इतना जगह पे आइस है सपोज, तो ये ऑलरेडी जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, और ये पिघल के इसी में अपना इसका वाटर आ जाएगा। तो दैट मीन्स उसका जो स्तर होगा इनिशियली वैसा ही रहेगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, उतना ही रहेगा, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लकड़ी के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा, अपतरित हो रहेगा, अधिक हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा भाई साहब, तो ये बेसिकली ध्यान रखें, ये अगर कोई लड़की झूला झूल रही है, ठीक है, और एक और मैं बता रहा हूं, ये एक अलग कोई झूला झूल रही है, ठीक है, इस टाइम पे अगर ये बैठी हुई है, तो बैठी हुई है, यहाँ कुछ है, तो इसका अगर लेंथ, इफेक्टिव लेंथ की बात करें, इफेक्टिव लेंथ, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन की बात होती है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास बैठी हुई है तब ये है, तो इसका इफेक्टिव लेंथ सेंटर ऑफ मास से मेजर किया जाता है, तो यहाँ पे होगा। लेकिन अगर ये सपोज खड़ी होकर के ऐसे कुछ हो जाती है, ये खड़ी हो गई, ठीक है, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कुछ ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ये कुछ शिफ्ट होकर के यहाँ चला जाता है, ठीक है, यहाँ पे, तो अब इफेक्टिव लेंथ इसका यहाँ से मेजर करते हैं हम। इफेक्टिव लेंथ जो होता है हमेशा सेंटर ऑफ मास से मेजर किया जाता है। जब ये बॉडी खड़ा हो गया तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से उठ करके यहाँ चला आया, दैट मीन्स लेंथ क्या हो गया, कम। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g, है ना, L/g, तो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो L घटेगा, लेंथ घटेगा तो टाइम पीरियड भी घटेगा। तो यहाँ पे जब खड़ी हो जाएगी वो लड़की, तो क्या हो जाएगा, उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और लेंथ घटेगा तो टाइम पीरियड भी घट जाएगा। तो ऑप्शन क्या है हमारा, सी करेक्ट है, ऑप्शन सी नहीं, इसमें से कम हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन है, यदि वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए, यानी वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी जो है ना, बॉडी के वेलोसिटी को क्या कर दिया जाए, दुगुना, 2 टाइम्स कर दे, यानी कि अगर इनिशियल वेलोसिटी v है तो इसको फाइनल वेलोसिटी 2 भी कर दिया जाए, तो कह रहा है कि इस पे क्या असर पड़ेगा, तो संवेग दुगुना हो जाएगा। संवेग बेसिकली क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू p इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। अगर उसके वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर देंगे तो संवेग क्या हो जाएगा, दुगुना, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू v के जगह क्या हो जाएगा 2v, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 2 इंटू एम भी। इनिशियल क्या था एम भी, लेकिन अब क्या हो गया 2m भी, तो यानी कि नया जो p डैश हो गया, यानी हमारा जो नया मोमेंटम हो गया वो दुगुना हो गया इनिशियल के, है ना, इनिशियल के दुगुना। तो ये हमारा एक सही है। दूसरे को भी चेक करते हैं, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा बेसिकली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 12 mv², है ना, तो हाफ तो एज इट इज रहा, m को छोड़ देंगे, वेलोसिटी को क्या किया 2 गुना कर दिया, तो यानी v के जगह क्या होगा 2v पुट कर देंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 को कॉमन ले लेंगे, तो ये बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी है हमारा, तो यहां पे वेलोसिटी के जगह पे क्या करेंगे 2v पुट कर देंगे,
तो 2v का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ mv स्क्वायर, जो इनिशियल था हाफ mv स्क्वायर, इसमें क्या हो गया 4 से 1 मल्टीप्लाई हो गया, दैट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी है वो गतिज ऊर्जा उसमें 4 गुना हो गया, यानी कि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, तो उपयुक्त दोनों, हमारा ऑप्शन क्या होगा सी करेक्ट होगा। हमेशा याद रखें जब भी हमारा ऑप्शन, जब भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करें तो चारों ऑप्शन पे विचार करें तभी टिक करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर पहला क्वेश्चन हमें सही दिख रहा है तो पहला ऑप्शन दिखा सही और हम आंख मूंद करके बिना आगे के ऑप्शन को देखे टिक कर दिए तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमेशा चारों ऑप्शन को विचार करें। देखो जैसे कि इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा सी। अगर आप पहले देखे और ए और आंख बंद करके टिक कर देते तो हमारा गलत हो जाता क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में, जबकि हम सही हैं, ये हमारा ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो हमेशा पूरे और चारों के चारों ऑप्शन को देखने की कोशिश करें, ठीक है, पेशेंस बना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में सदिश राशि है, सदिश राशि बोले तो वेक्टर क्वांटिटी, तो वेग वेलोसिटी क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। लंबाई, लंबाई तो ये वेक्टर क्वांटिटी, ये तो बेसिकली लेंथ होते हैं, है ना, फिजिकल क्वांटिटी हो, ये इनका तो कोई अपना मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन होता नहीं है। समय, टाइम का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। द्रव्यमान, मास का मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है ना, तो ये बेसिकली क्या है स्केलर क्वांटिटी या फिर अदिश राशि बोले। लेकिन वेग क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है, दैट मीन्स वेलोसिटी क्या है हमारा सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। न्यूटन का गति का पहला नियम क्या है, बेसिकली संवेग का संरक्षण नियम पहला है ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है गतिशीलता का नियम, जड़त्व का नियम, तो बेसिकली ऑप्शन सी करेक्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, जड़त्व का जो है इनर्शियल फ्रेम, बेसिकली हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट लॉ है हमारा वो है बेसिकली कि अगर किसी बॉडी में फोर्स नहीं लगाया जाए तो उसका जो पहले से, यानी कि जो उसका पहले से पोजीशन होगा वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये मोशन करता रहेगा, सॉरी अगर ये मोशन में है, अगर ये बॉडी क्या है अंडर मोशन है, तो ये सेम वेलोसिटी से आगे ट्रेवल करता रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएंगे। और अगर यह रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगा, यानी कि ऐसा है कि अगर हम किसी बॉडी में कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये बेसिकली जड़त्व के नियम पर आधारित है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो वेक्टर जिसका मान अलग अलग है, यानी टू वेक्टर हैं जिनका वैल्यू क्या है अलग अलग है, तो ये बेसिकली क्या है उनका परिमाण, जो इसका जो ऑप्शन है हमारा, उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणाम शून्य होगा, उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। ये बेसिकली क्या है कि दो वेक्टर अलग अलग है। ये वेक्टर सपोज कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर को ऐसे सूचित किया था, और वेक्टर वी है, ठीक है। तो दो वेक्टर अगर अलग अलग हैं, यानी कि अगर सपोज कि वेक्टर ए है हमारे पास और अनदर वेक्टर क्या है बी है, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, यानी कि अलग अलग हैं, तो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन अलग हो सकती है, इनकी डायरेक्शन अलग हो सकती है, हो सकता है इनका मैग्नीट्यूड अलग होगा। तो बेसिकली अगर हम रिजल्टेंट निकालें उनका तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा, है ना, सिमिलर वेक्टर होंगे। और जैसे एक सिमिलर वेक्टर है, यानी कि सॉरी वेक्टर हैं, इनके मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है अलग अलग है। इस केस में क्या होंगे, इस केस में बेसिकली इसका जो मान क्या होगा जीरो होगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर कोई वेक्टर अलग अलग है ना, अलग अलग हैं, उनके डायरेक्शन अलग हो सकते हैं, उनके मैग्नीट्यूड अलग हो सकते हैं, तो उनका जो परिमाण यानी कि रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो आज का ये जितना भी क्वेश्चन है आप इसको एक बार देखें और इनको सही से समझें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स के। और हमारे टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो STT के लिए डिजाइन किया गया है, वो टेस्ट नंबर 3 के सारे क्वेश्चन है। जो लोग अगर परचेज किए हैं तो इस सारे क्वेश्चन को अगर वो उन्होंने अटेम्प्ट किया होगा तो उनके लिए ये सॉल्यूशन होगा। आप इसको देख करके सीख सकते हैं, जहां पे आपने गलत करा है, जो जिसके रीजंस आपको पता नहीं है, तो वो आप इनको देख करके समझ सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता करके जरूर बताएं कि क्या आपको दिक्कत आ रही है, कहां पे आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, क्या चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।